नमस्कार। आज गांधी कथा की 5वीं किस्त, या यूं कहें कि गांधी के जीवन के तीसरे हिस्से में प्रवेश। पहला हिस्सा वो जिसमें बचपन है, पहला हिस्सा वो जिसमें विदेश जाना है पढ़ाई के लिए, लौट के आना है, और फिर अफ्रीका जाना है। दूसरा हिस्सा जिसमें हमने बात की अफ्रीका में जिस तरह का सत्याग्रह उन्होंने किया, जिस तरह से सत्याग्रह और अहिंसा का सिद्धांत ढूंढा अपने लिए, फिर हिंदुस्तान लौट के आए और हिंदुस्तान आकर चीज़ों को एक्सप्लोर करने के क्रम में चंपारण पहुंचे। लेकिन इस राजनैतिक जीवन के साथ साथ उनके निजी जीवन में भी बहुत कुछ बदल रहा था। आज जो चौथा किस्सा है उस निजी जीवन के बदलाव का, उसके थोड़े आगे बढ़ने का, और फिर एक राजभक्त गांधी के जो जुलूवार में, बोयरवार में, साउथ अफ्रीका में रहते हुए अमेरिका इंग्लैंड के साथ खड़े होते हैं और फर्स्ट वर्ल्ड वार में, जैसा मैंने बताया, कि सैनिकों की भर्ती करने के लिए जाते हैं, उस गांधी का धीरे धीरे नहीं बल्कि लगातार एक साथ, एक ताकत के साथ अंग्रेज विरोधी, या यूं कहें कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद विरोधी गांधी में तब्दील हो जाना, ये किस्सा हम आज सुनेंगे। कोचरब के आश्रम के बारे में मैंने आपको बताया था। कोचरब के आश्रम में गांधी रह रहे थे। तीसरा आश्रम था उनका, आप जानते हैं 2 आश्रम बसाए उन्होंने अफ्रीका में, और तीसरा आश्रम जो है फोनिक्स आश्रम था एक, दूसरा आश्रम टॉलस्टॉय आश्रम था, तीसरा आश्रम उन्होंने कोचरब में बनाया। लेकिन कोचरब आश्रम में सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था कि 1916-17 में प्लेग का प्रकोप शुरू हुआ। आप जानते हैं उस जमाने में हिंदुस्तान में बार बार प्लेग का प्रकोप होता था, और प्लेग मतलब एक ऐसी बीमारी जिसमें गांव के गांव खत्म हो जाते थे। तो उस इलाके में प्लेग का प्रभाव शुरू हुआ। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए गांधी ने प्लेग का सामना किया था। गांधी जानते थे कि प्लेग से कैसे बचा जा सकता है, प्लेग कितना भयावह है। यह सारा कुछ गांधी को दक्षिण अफ्रीका में अपने अनुभव से पता था, और उसी अनुभव का प्रयोग करके उन्होंने कोशिश की कोचरब और उसके आसपास के जो गांव थे, उन गांवों में प्लेग का जो प्रकोप था उसको थोड़ा कम कर सके। असली जोर गांधी का सफाई पर था। आप जानते हैं हमारे दौर में गांधी को सिर्फ और सिर्फ सफाई का प्रतीक बना दिया गया है। 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस में तब्दील कर दिया गया है, जैसे कि गांधी की जो सफाई हो वो केवल सड़कों की सफाई या बाथरूम की सफाई या घरों की सफाई तक सीमित हो। जैसे गांधी मन की सफाई पर कोई बात ही ना कर रहे हों, बल्कि मन की बात की सफाई पर कोई बात ना कर रहे हों, कि जब मन की बात की जाए तो वो साफ सुथरी हो। खैर, लेकिन सबके बावजूद कोचरब आश्रम उनके समझ में आ गया कि कोचरब आश्रम उनको छोड़ना पड़ेगा, और तब उन्होंने अहमदाबाद के पास साबरमती में एक जमीन खरीदी। अपने एक दोस्त पूंजीपति की सहायता से वहां पर एक जमीन खरीदी, और सबसे पहले वहां पर एक टेंट पड़ा। फिर धीरे धीरे झोपड़ियां बनने लगी, धीरे धीरे कुछ चीजें और बनने लगी, और एक स्थिति आई जब 5 कमरे बन के तैयार हो गए, जिसमें 4 कमरे दूसरों के रहने के लिए थे और 1 कमरा गांधी का अपना स्टडी था, जहां बैठकर वो लिखत पढ़त करते थे। जो लोग गांधी को जानते हैं वो जानते हैं कि गांधी की लिखत पढ़त का मतलब केवल किताबें लिखना नहीं था, केवल लेख लिखना नहीं था। गांधी के लिखत पढ़त का एक बड़ा मतलब था चिट्ठियां लिखना। मतलब आप अगर गांधी का कंप्लीट वर्क्स पढ़ने जाएं, और ये मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि गांधी का लिखा हुआ सब कुछ इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध है, और ऐसे फॉर्म में उपलब्ध है कि आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं।
आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि गांधी को अगर पढ़ने में रुचि है तो गांधी पर लिखे को जरूर पढ़िए, लेकिन गांधी का लिखा जरूर पढ़िए। खंड 1 से लेके खंड 92 तक जो उनका लिखा है, सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ गांधी, अगर आप सिर्फ इतना लिख देंगे गूगल पर कि सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ गांधी, तो वो एक खंड 1 से लेके खंड 92 तक का आपको जो पता है वो मिल जाएगा। तो मैं ये बता रहा था कि खंड 1 से खंड 92 जब आप पलटना शुरू करते हैं तो उसमें एक बड़ा हिस्सा चिट्ठियों का है। राजनीतिक चिट्ठियां तो हैं ही, माउंटबेटन को लिखी हुई चिट्ठी हो, चाहे इसके पहले जो वायसराय थे उनको लिखी हुई चिट्ठी हो, जिन्ना को लिखी हुई चिट्ठियां हैं, नेहरू को लिखी हुई चिट्ठियां हैं, पटेल को लिखी हुई चिट्ठियां हैं, दुनिया भर के लोगों को लिखी हुई चिट्ठी है। उसमें एक चिट्ठी हिटलर को लिखी हुई भी है, उस पर भी कभी बात करेंगे। लेकिन इससे ज्यादा चिट्ठियां आपको मिलेंगी आम लोगों को लिखी हुई। आम लोगों वाले सवाल। कुछ चिट्ठियों में तो आपको यह मिलेगा कि बिटिया की शादी के लिए लोग सलाह ले रहे हैं, कुछ चिट्ठियों में छोटी मोटी बीमारियों के लिए सलाह ले रहे हैं, कुछ चिट्ठियों में जमीन के विवाद के लिए सलाह आपको मिल जाएगी। तो गांधी जहां जाते थे, जहां लोगों से मिलते थे, अपनी सारी विशिष्टता के बावजूद लोग उनसे ऐसे घुल मिल जाते थे, ऐसे वो महात्मा बन जाते थे, ऐसे वो पिता बन जाते थे, ऐसे मित्र, ऐसे भाई और ऐसे दादा बन जाते थे कि एक चिट्ठी मैं कभी नहीं भूलता हूं जिसमें एक लड़की ने लिखा हुआ है कि मेरे परिवार वाले जबरदस्ती मेरी शादी कराना चाहते हैं, और गांधी जवाब में लिखते हैं कि यह बिल्कुल गलत है, कोई भी परिवार अपने बच्चों पर शादी के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो इस तरह के रिश्ते गांधी बना लेते थे। तो खैर, मैं आपको बता रहा था कि वो जो 5 कमरे बने थे उनमें से एक कमरा गांधी ने अपने पढ़ने लिखने के लिए रख लिया था, और बाकी 4 कमरों में आश्रम के दूसरे रहवासी रहा करते थे। गांधी खुद वरामदे में सोते थे। इसके पहले जो आश्रम थे, चाहे वो अफ्रीका के आश्रम हो और चाहे कोचरब का आश्रम हो, वो गांव के अंदर थे, पॉपुलेशन के बीच में थे, चारों तरफ लोग थे और बीच में थे, या फिर गांव थे, बहुत ज्यादा दूर थे। लेकिन ये जो आश्रम था, साबरमती का आश्रम, यहां से तो अहमदाबाद में जो नई नई कपड़ा मिलें बनी थी, इन कपड़ा मिलों के धुएं के दृश्य दिखाई देते थे। शायद उनको देखते हुए ही गांधी को स्वदेशी का ख्याल आया, स्वदेशी तकनीक का ख्याल आया, और यह ख्याल आया कि कपड़ा तो मिलों के अलावा चरखे पर भी बुना जा सकता है। अब ख्याल तो आ गया, लेकिन न कभी चरखा देखा था उन्होंने, न कभी चरखा चलाने का कोई अनुभव था। तो गांधी को मिली गंगाबेन मजूमदार। गंगाबेन मजूमदार बड़ी मजेदार कैरेक्टर थी, विधवा थी, लेकिन विधवा होकर रिटायर नहीं हुई थी समाज से। सारा जो जोर जबरदस्ती दबाव था उसको एक तरफ करके सामाजिक कामों में सक्रिय थी, घोड़े से चलती थी, गांव गांव घूमती थी। वो गंगाबेन मजूमदार गांधी को मिली। गांधी ने उनसे शेयर किया, जैसे सबसे शेयर कर रहे थे उनसे भी शेयर किया, कि क्या यह संभव है कि कहीं से एक चरखा मिले और हम शुरू करें कताई। इन मिलों में, जो बड़ी बड़ी मिलों में कपड़े बन रहे हैं, उनके बरक्स हम कुटीर उद्योग के रूप में कपड़ा बनाना शुरू करें। गंगाबेन मजूमदार ने कहा कि हां, बिल्कुल कर सकते हैं। अब वो अपने घोड़े से गांव गांव टहलते हुए हर गांव में पता करती थी। तो एक गांव में अचानक, बड़ौदा के पास बीजापुर नाम की जगह पे एक गांव था, उस गांव में उनको अचानक पता चला कि किसी के पास बहुत पुराना एक पहिया रखा है, मतलब चरखे का जो पहिया होता है वो रखा हुआ है। चरखे का पहिया ली और सीधे साबरमती पहुंची गांधी के पास। गांधी परम प्रसन्न, जुगाड़ लगाने के तो वो माहिर थे। उसी पहिए से बना पहला चरखा, और साबरमती के उस आश्रम में प्रार्थना धुनों के साथ साथ चरखे की धुन बजना भी शुरू हो गई। और वहां से पैदा हुआ खादी का वह आंदोलन, जो स्वदेशी आंदोलन की रीढ़ बना, जिसके दम पर गांधी ने विदेशी कपड़ों की होली जलाने में साथ दिया, विदेशी कपड़ों की होली जलाने का आह्वान किया। उस पर बात करूंगा, एक दिन बात करते हुए गांधी की आर्थिक नीतियों पर भी बात करूंगा।
थोड़ी सहमति है मेरी, थोड़ी असहमति है, लेकिन सारी सहमति और असहमति से अलग हमें सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा कि उन आर्थिक नीतियों के मूल में था क्या। तो मैंने आपको बताया कि चरखा जब मिला गांधी को, तो गांधी ने खादी का वो मूवमेंट शुरू किया। साबरमती के उस आश्रम से 1917 में चरखा काटते हुए वो मूवमेंट शुरू किया। लेकिन 1917 सुनते ही थोड़ा सा आपका दिमाग तो चौंका होगा। जी, ये टाइम विश्व युद्ध का था। ये वही टाइम था, गांधी चंपारण करके लौटे थे, खेड़ा करके लौटे थे, और यही वो दौर था जिस दौर में उनको दो गुजराती युवा मिले थे, गजब के दो गुजराती युवा, जिन्होंने उनकी जिंदगी में शानदार भूमिका निभाई, और बिल्कुल दो अलग अलग तरह के लोग। एक थे महादेव देसाई और दूसरे थे वल्लभ भाई पटेल। एक तरफ महादेव देसाई, दुबले पतले गोरे चिट्टे, स्त्रैण सा चेहरा, बड़ा प्यारा सा सुंदर सा, असफल वकील जिनकी वकालत चलती ही नहीं थी, जिनको कर तो लिया था लॉ, उन्होंने कर रहे थे वकालत, लेकिन मन कहीं और लगता था, मन संगीत में लगता था, मन साहित्य में लगता था, मन अनुवाद में लगता था। और दूसरी तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंग्लैंड से लॉ पढ़ के आए और उस जमाने में अहमदाबाद के सबसे प्रमुख वकीलों में थे, खूब पैसा कमा रहे थे, शानदार व्यक्तित्व, लंबे चौड़े, रूखा चेहरा, रौबदार चेहरा बल्कि कहना सही होगा। दोनों उनके संपर्क में आए। महादेव भाई को लेकर गांधी जो लिखते हैं, जो अलग अलग जगहों पर मिलता है, वो बड़ा आह्लादित करने वाला भी है और रोमांचित करने वाला भी। एक शब्द में कहूं तो ऐसा लगता है जैसे महादेव भाई क्या मिले, उनका कोई बिछड़ा हुआ बेटा मिल गया, या यूं कहूं कि अपने बेटे में, बड़े बेटे में जो कुछ वो तलाश रहे थे, वो सारा कुछ उनको महादेव भाई में मिल गया। ऐसी जोड़ी बनी गांधी और महादेव भाई की। जब मुलाकात हुई तो 48 साल के थे गांधी जी और मेरे ख्याल से 24-25 साल के थे महादेव भाई। तो नाता तो वही बड़े बेटे का जैसा ही हुआ। बड़े बेटे और बाप की उम्र में अमूमन इतना ही फर्क होता है। तो वो ऐसा रिश्ता बना जो आजीवन चला। आप जानते ही हैं, उनके निजी सचिव बने। आप ये भी जानते हैं कि गांधी से जुड़े हुए कागजात अगर सबसे ज़्यादा किसी के पास मिलते हैं या कहीं मिलते हैं, कोई बड़ा स्रोत है, तो वो महादेव देसाई का स्रोत है, जिसकी तीसरी चौथी पीढ़ी हमारे सामने है और गांधीवादी है। तो महादेव देसाई से मुलाकात हुई उनकी, और दूसरा मैंने आपको बताया सरदार वल्लभ भाई पटेल से। अक्सर ये मान लिया जाता है कि नेहरू जैसे उम्र में गांधी से बहुत छोटे थे, महादेव भाई जैसे उनसे उम्र में बहुत छोटे थे, पटेल भी उनसे उम्र में बहुत छोटे होंगे, ऐसा मान लिया जाता है। ऐसा था नहीं। दरअसल सरदार पटेल की और गांधी की जो मित्रता थी या जो संबंध थे, उसमें मित्रता का भाव ज्यादा था। भले सरदार पटेल गांधी को अपने गुरु जैसा मानते हों, लेकिन दोनों लड़ते भी थे, व्यंग भी करते थे, हंसी मजाक भी करते थे। एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, दो किस्से बल्कि याद आ रहे हैं, दोनों किस्से मैं सुना दूं फिर आगे बढ़ूंगा। पहला किस्सा येरवडा जेल का है। दोनों साथ में बंद थे और आप इस बात को जानते हैं कि पटेल जो थे वो बहुत सीरियस थे और गांधी हंसी मजाक कर लिया करते थे, और गांधी के पास खूब पत्र आते थे, ये मैंने आपको बताया। तो एक पत्र आया जिसमें एक साहब ने कहा कि मेरी पत्नी कुरूप है, बताइए मुझे क्या करना चाहिए। गांधी ने वो पत्र पटेल को थमा दिया और कहा, बताइए पटेल साहब क्या करना चाहिए। तो पटेल साहब ने कहा, इसको लिख दीजिए कि ये अपनी दोनों आंखें फोड़ ले। दूसरा किस्सा थोड़ा बाद का है। गांधी जी जो थे बीमार थे, खूब खांसी आ रही थी, लेकिन दिल्ली में गुजराती व्यापारियों का एक समूह था। उसने कहा कि हम चाहते हैं गांधी जी हमारे यहाँ आए, छोटा सा वक्तव्य दें, और हम कांग्रेस को चंदा उनके हाथ में देना चाहते हैं। कांग्रेस को चंदा मिल रहा था, गांधी जी तैयार हो गए, गांधी जी के लिए वो जो है पॉलिटिकल कार्यवाही हो गई। खैर जब वो जा रहे थे तो भी पटेल ने बहुत मना किया, फिर पटेल उनके साथ गए, वो भी गुजराती थे, दोनों लोग साथ में गए। वहां जाकर पटेल को कहा गया, जब गांधी को बोलना था उससे पहले पटेल से कहा गया कि आप भी बोलिए।
पटेल ने कहा कि भाई पैसों की लालच में ये जो है इतना खांसी ढो ढो इनको खांसी हो रही है, उसके बावजूद पैसों की लालच में ये यहां चले आए। अब ये क्या बात हुई कि भाषण मैं भी दूं और थैली अकेले इनको मिले। तो इस तरह के रिश्ते में बताना चाह रहा था, गांधी और पटेल में थे, दोस्ताना रिश्ते थे और उम्र का फर्क भी बहुत ज्यादा नहीं था। लेकिन पटेल गांधी के लिए एक बड़े संबल थे। खेड़ा आंदोलन जहां जिसकी मैंने पिछली बार जिसका मैंने जिक्र किया था, उस आंदोलन से पटेल उभर के आए। आप जानते हैं, अपनी वकालत छोड़ी, सूट बूट टाई छोड़कर खादी अपनाया और उसके बाद गांधी के साथ संबल की तरह हमेशा खड़े रहे। तो यहां से विश्व युद्ध की तरफ चलते हैं। एक तरफ विश्व युद्ध शुरू हो रहा था और आप जानते हैं विश्व युद्ध में भर्ती कराने के लिए गांधी गांव-गांव गए और बुरी तरह से असफल होकर लौटे। यहां तक कि उनके जो बहुत प्रिय मित्र थे सीएफ एंड्रयूज, उन्होंने भी इस बात पे सवाल उठाया कि गांधी जी, आप बात अहिंसा की करते हैं और युद्ध के लिए सेना भर्ती कराने जा रहे हैं। गांधी ने उन्हें समझाया कि स्वराज हमसे हमारे लिए सबसे जरूरी है और मैं चाहता हूं कि अंग्रेजों के ऊपर नैतिक दबाव पड़े ताकि वो स्वराज दें। लेकिन सीएफ एंड्रयूज इस तर्क से सहमत नहीं हुए। सच कहूं तो मैं भी इस तर्क से सहमत नहीं हूं। मुझे भी नहीं समझ में आता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गांधी को क्यों ये करना जरूरी था। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूं, गांधी एक आम आदमी थे, जैसे मैं हूं, जैसे आप हैं, जैसे सारे लोग हैं। तो आम आदमियों से गलतियां भी होती हैं, आम आदमी गलतियां करते हैं। खास बनने के लिए जरूरी है उन गलतियों से सीखना और सीख कर आगे बढ़ना, उन गलतियों को दोहराना नहीं। गांधी ने अपने उस अनुभव से सीखा कि कोई तो बात है कि अंग्रेजी राज से जनता नाराज है। वही समय था, गांधी के निजी जीवन में भी कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। पहले तो गांधी की खुद तबीयत बहुत खराब हुई, फिर जो गांधी की बड़ी बहू थी उनकी डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। बच्चे बहुत छोटे थे। गांधी ने, कस्तूरबा ने खुद को बच्चों में काफी हद तक खुद को बच्चों में उलझा लिया। बड़े बेटे के बच्चे आप जानते ही हैं, नाती तो वैसे ही प्रिय होते हैं, नाती पोते, और बड़े बेटे का बच्चा तो खास प्रिय होता है। तो गांधी के पास ही वो बच्चे पलते थे। खैर, व्यक्तिगत जो भी होता, जो सार्वजनिक था वो तो रुक नहीं सकता और वो नहीं रुका। आप जानते हैं कि अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध के दौर में रॉलेट कमीशन लेके आए। जुलाई 1918 में रॉलेट कमीशन बना और मार्च 1919 में जब ये पास हुआ, इसके कानून आए, तो ये कानून उतने ही खतरनाक थे जितना टाडा कह लीजिए, यूएपीए कह लीजिए, बल्कि इससे भी ज्यादा खतरनाक थे। एक शब्द में, इस तरह के जो भी कानून बनाए जाते हैं उनका उद्देश्य ये होता है कि बिना कानूनी पचड़े में पड़े हुए सरकार जिसके खिलाफ जो चाहे वो कर सकती है। आप जानते हैं हमारे समय में जो यूएपीए का कानून है, अभी तरुण गोगोई कुछ दिनों पहले रिहा हुए हैं और आप जानते हैं कि 1.5 साल से ज्यादा वो जेल में रहे और उसके बाद कोर्ट कहती है कि ऐसा कोई मामला ही नहीं था। आप नरवाल के बारे में, वो जो बिटिया है उसके बारे में और उसके साथ जो 2 साथी और थे उनके बारे में जानते हैं कि 1.5 साल से अधिक जेल में गुजारने के बाद कोर्ट ये कहता है कि यूएपीए का कोई मामला ही नहीं बनता है। सत्यचरण अलक्की बिल्कुल सही कह रहे हैं, ना दलील ना वकील। इसी को लागू करने के लिए टाडा जैसा कानून बनता है, इसी को लागू करने के लिए यूएपीए जैसा कानून बनता है और इसी को लागू करने के लिए कि प्रथम विश्व युद्ध के दौर में किसी तरह का कोई विरोध ना हो सके, रॉलेट एक्ट लाया गया था, जो पूरी तरह से तानाशाही एक्ट था। जब यह आया तो गांधी सोच रहे थे लगातार कि इसके खिलाफ कुछ करना चाहिए। लगातार वो पूरे देश में घूम रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे और ये तय करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या किया जाए। बताते हैं, मद्रास में एक रात जब सुबह होने वाली थी, गांधी आधे नींद में थे, आधे जगे हुए थे। उसी समय एक नया ख्याल उनके मन में कौंधा और वो ख्याल ये था, क्यों ना इसके विरोध में हड़ताल की जाए। हिंदुस्तान में हड़ताल का यह पहला प्रयोग होता। गांधी ने अपने साथियों से शेयर किया, सबको यह ताकीद की कि ये जो हड़ताल होगी ये पूरी तरह से अहिंसक होगी, हम किसी तरह की हिंसा नहीं करेंगे और फिर सबकी सहमति लेकर
6 अप्रैल 1919 को गांधी ने देशव्यापी 24 घंटों की हड़ताल का आह्वान किया। कहा कि उस दिन हम उपवास करेंगे और सरकारी नीतियों की मुखालिफत करेंगे। शायद थोड़ी जल्दी थी अभी, शायद अभी अहिंसा के साथ इतना बड़ा आंदोलन करने के लिए जिस तरह के ट्रेन्ड लोगों की जरूरत होती है वो अभी नहीं थे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि गांधी ने एक जगह लिखा है कि जैसे हिंसा की राह अपनाने वालों को मारना सीखना जरूरी होता है, किल करना सीखना जरूरी होता है, वैसे ही अहिंसा को अपनी जिंदगी की राह बनाने के लिए, अहिंसा को अपना सिद्धांत बनाने के लिए मरने की कला सीखना जरूरी होता है, आर्ट ऑफ डाइंग सीखना जरूरी होता है। और यह भी बताया था कि वो कहते थे आर्ट ऑफ डाइंग इज अ कोरोलरी टू आर्ट ऑफ लिविंग। तो शायद ये इतना मुश्किल पाठ है, सुनने में जितना भी आसान लगे, लेकिन ये शायद इतना मुश्किल पाठ है कि अभी लोग सीख नहीं सके थे। और हुआ यह कि 6 अप्रैल से पहले ही एक हिंसक घटना हो गई। हालांकि वो हिंदुस्तान के इतिहास में एक शानदार घटना भी है। स्वामी श्रद्धानंद को जामा मस्जिद में बुलाया गया भाषण देने के लिए। ये जो व्हाट्सएप से ज्ञान बंटता है ना, उसमें यह तो हमेशा बताया जाता है कि कैसे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में दिक्कतें हुई, लेकिन जो मोहब्बतों के किस्से हैं वो छोड़ दिया जाता है। जब मैं गांधी कथा सुना रहा हूं तो मेरा फर्ज बन जाता है कि उन मोहब्बतों के किस्सों को आपके सामने लेकर आऊं। तो हुजूर, किस्सा कोताह यह है कि जामा मस्जिद के इमाम साहब ने आर्य समाज के स्वामी श्रद्धानंद को, जिनका हरिद्वार का आश्रम उस समय उतना ही प्रसिद्ध था जितना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का आश्रम, बुलाया कि आप आइए और मस्जिद में खड़े होकर रॉलेट एक्ट के खिलाफ भाषण दीजिए। गेरुआ वस्त्र पहने हुए 6 फुट से लगभग 6 फुट की हाइट के लहीम शहीम श्रद्धानंद पहुंच गए जामा मस्जिद, और लंबी भीड़, हिंदुओं की, मुसलमानों की लंबी कतारें, नारे, एकदम उत्साहित माहौल, श्रद्धानंद का प्रवचन और भाषण। अंग्रेज कैसे बर्दाश्त कर लेते? अंग्रेजों ने अपनी जो सबसे खतरनाक मानी जाती थी, जो उनकी टुकड़ी थी, गोरखा सैनिकों की, वो टुकड़ी भेज दी वहां पर। स्वामी श्रद्धानंद ने अपना वस्त्र हटाया सीने से और कहा कि लो, यहां गोली मारो। उन्हें तो गोली नहीं मारी गई, लेकिन जो गोलीबारी हुई उसमें 5 हिंदू मारे गए, 4 मुसलमान मारे गए। मैं कहूंगा कि 9 लोग मारे गए, 9 हिंदुस्तानी चांदनी चौक में मारे गए। जाहिर था कि बहुत शोर मचता, बहुत हल्ला मचता, जनता में गुस्सा आता, लाठीचार्ज होता। यह सारा कुछ हुआ 30 मार्च को ही। जामा मस्जिद में श्रद्धानंद के भाषण के बाद, स्वामी श्रद्धानंद के भाषण के बाद, न केवल 9 हिंदुस्तानियों की हत्या हुई, बल्कि लाठीचार्ज और बाकी सारी चीजें हुई। गांधी जी को खबर मिली, हिंसा से वो दुखी भी हुए, लेकिन उन्होंने ये तय किया कि नहीं, इस हड़ताल के साथ हम जाएंगे। गांधी जी ने 6 अप्रैल को, जैसा तय था, उस दिन बॉम्बे में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी उस जमाने में हुआ करती थी, वहां पर इस हड़ताल का नेतृत्व किया और पूरे देश में यह हड़ताल हुई। लेकिन जैसा कि यह तय था, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि थोड़ी जल्दी थी, अभी उस तरह का कॉडर तैयार नहीं हुआ था जो अहिंसक होकर इतनी बड़ी हड़ताल चला ले, तो बहुत सारी जगहों पे हिंसा भी हुई। और देखिए, जो आम आदमी होता है ना, उसका गुस्सा जब बाहर निकलता है तो उसमें कुछ भी हो सकता है, हिंसा भी हो सकती है। शायद हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में यह पहला मौका था जब किसी नेता ने आम आदमी को ललकारा था, आम आदमी को आम हड़ताल में शामिल होने के लिए कहा था। और 6 अप्रैल को वो हड़ताल हुई, कुछ जगहों पर हिंसा भी हुई, गांधी दुखी भी हुए। गांधी ने खुद भी स्वीकार किया कि शायद इसके लिए बहुत जल्दी थी,
लेकिन बंदूक से गोली तो निकल गई थी। हड़ताल का यह हथियार तो हिंदुस्तान को मिल गया था। यह तो हिंदुस्तान को समझ में आ गया था कि अब हमारे पास एक ऐसा नेता है जिसकी एक आवाज पर पूरे हिंदुस्तान से लोग निकलेंगे, दक्षिण से लेके उत्तर तक, पूरब से लेके पश्चिम तक, पूरे हिंदुस्तान की सड़कें जो हैं वो भर जाएंगी। हमारे पास एक ऐसा नेता आ गया है। यह अपने आप में उत्साहित करने वाला भाव था। और इसी के साथ बढ़ा अंग्रेजों का दमन। 6 अप्रैल को यह हड़ताल थी। 13 अप्रैल को वो घटना हुई जिसको हम जलियांवाला बाग कांड कहते हैं। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में जो गोलियां चलवाईं, सैकड़ों हिंदुस्तानी पुरुष, स्त्रियां और बच्चे मारे गए। और उस हत्याकांड ने एक तरफ इस बात को साफ कर दिया कि अंग्रेज कितने क्रूर हैं, कितनी नफरत करते हैं हिंदुस्तानियों से। दूसरी तरफ उससे बड़ा काम यह किया कि जो अंग्रेजी न्याय व्यवस्था थी, उस न्याय व्यवस्था से पूरी तरह से लोगों का भरोसा हटा दिया। अगर आप पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनी पढ़ें तो हुआ यह था कि कांग्रेस की जो टीम वहां भेजी गई थी, नेहरू भी उसमें शामिल थे, उस टीम का काम करके, फैक्ट कलेक्शन के लिए जो टीम भेजी गई थी उसका काम करके नेहरू लौट रहे थे। और नेहरू जिस डब्बे में लौट रहे थे उसी डब्बे में जनरल डायर अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। और जो हंटर कमीशन बनाया गया था उसकी जांच के लिए, उस कमीशन में गवाही देकर आ रहा था। यहां उसने अपने अपराध से इंकार किया था, जहां उसने कहा था कि उसने तो दरअसल अंग्रेजी शासन की सेवा की है, उसने तो दरअसल कम हिंसा की है, अधिक हिंसा की जरूरत थी। और यह बयान देके लौटते हुए अपने दोस्तों के साथ, जो उसके साथी थे, वो नीचे बैठा हुआ था। बताते हैं जवाहरलाल नेहरू की वो बगल वाली सीट पे थे। उस जमाने में जवाहरलाल नेहरू इतने प्रसिद्ध नहीं हुए थे कि उनको सब लोग पहचान जाते। और वो कहते हैं कि रात को वो सब कुछ मैंने सुना कि कैसे एक अंग्रेज अफसर ये कह रहा था कि एक पूरा शहर जो अपनी शानदार क्रांतिकारी परंपरा के लिए जाना जाता है, उस दिन मेरा गुलाम था। मैंने जैसे चाहा वैसे लोगों को मारा। बहुत दर्द के साथ नेहरू ये लिखते हैं। और जो नेहरू ये लिख रहे थे, ये छोटे छोटे माध्यमों से, अखबारों से और बाकी सारी चीजों से पूरे हिंदुस्तान में फैल रहा था। और यही वो क्षण था जब गांधी की समझ में आ गया कि ये जो अंग्रेज न्याय व्यवस्था की बात करते हैं, ये जो अंग्रेज अपनी महानता की बात करते हैं, ये जो अंग्रेज काले लोगों को सभ्य बनाने की बात करते हैं, दरअसल ये साम्राज्यवादी अंग्रेज उतने ही असभ्य हैं। ये हिंदुस्तान पर अगर राज करने के लिए आए हैं तो उसमें हिंदुस्तान की कोई भलाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनका फायदा है। और हिंदुस्तान के नागरिकों को ये मूलतः अपना गुलाम मानते हैं। और इसी दौर से शुरू होता है गांधी का नया दौर, जिस दौर में हड़ताल उनका हथियार बनती है, जिस दौर में सत्याग्रह के प्रयोग नए स्तरों पर ले जाए जाते हैं, जो वहां तक पहुंचते हैं कि अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया जाता है, जो वहां तक पहुंचते हैं कि पूर्ण स्वराज की बात की जाती है। तो ये जो इनका तीसरा सफर था जिसकी आज मैंने बात की, जो 1917 में शुरू होता है साबरमती आश्रम के बनाए जाने से, जिसमें 2 नई चीजें उनके साथ जुड़ती हैं जो फिर आजीवन साथ रहती हैं। एक खादी, या फिर हम ये कहें स्वदेशी, और दूसरा हड़ताल, जो फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक आंदोलन से होते हुए 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में परिणत होती है और अंततः भारत को आजादी दिलाती है। और यह सब कुछ हुआ इसलिए कि एक साधारण मनुष्य जिसने अंग्रेज सरकार और अंग्रेजी सिस्टम की न्यायप्रियता पर भरोसा किया था, उसका दिल टूटा, उसका भरोसा टूटा और उसने अपनी आंखों से
उन्हें अपने देश में अपने ही लोगों के प्रति अन्याय करते हुए देखा। तो जो आम आदमी होता है ना, बहुत भरोसा करता है अपने सिस्टम पर, अपने सरकार पर, अपने परिवार पर, सब पर। लेकिन अगर उसका दिल टूटता है, अगर उस दिल टूटने से उसकी जिद बढ़ती है, तो जो आम आदमी का विद्रोह होता है वो बहुत खास होता है। गांधी की कथा मोहब्बतों और विद्रोहों के ऐसे ही किस्सों की संपूर्ण कथा है। तो आज की बात बस इतनी ही। अगली बार जब हम होंगे तो एक ऐसे आंदोलन पर बात करेंगे जिस पर बात बहुत होती है, खिलाफत आंदोलन। कितना सही था, कितना गलत था, कितना भरोसा टूटा गांधी का, कितना भरोसा बना, क्यों हुआ खिलाफत आंदोलन, क्यों गांधी को लगा कि खिलाफत आंदोलन में शामिल होकर वो इस देश के अल्पसंख्यक वर्ग को आज़ादी की लड़ाई से जोड़ सकेंगे, कितना असफल या सफल रहा उनका ये प्रयोग, क्या सोचते थे गांधी खिलाफत आंदोलन पर अपने आखिरी क्षणों में। इन सब बातों से बात करेंगे और फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे हम 1942 की तरफ, भारत छोड़ो आंदोलन की तरफ। अच्छा लग रहा है आप लोग सुन रहे हैं। और जो बात मैंने पिछली बार कही थी, स्मिता जी आपने कहा था कि गांधी की शिक्षा नीति पे बात करूं, ज़रूर बात करूंगा। मेरे भी हृदय के बहुत करीब है गांधी की शिक्षा नीति। किसी सिलसिले में बात करते हुए गांधी की शिक्षा नीति पर भी ज़रूर बात करूंगा मैं। और भी कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे धीरे धीरे ऐसे ही किस्सों कहानियों में मैं लेकर आऊँगा और बात करूँगा। बहुत शुक्रिया। और फिर मैं कहूँगा कि अगर आप लोग कुछ और इसमें जोड़ना घटाना चाहते हैं, कोई सलाह मुझे देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में सलाह ज़रूर दीजिए। मैं बुद्ध से कबीर तक के इस आयोजन का इस वीडियो पर जितने भी कमेंट्स आते हैं उन सब कमेंट्स को बहुत गौर से सुनता हूं, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह आम आदमी हूं और आम से ख़ास बनने की यात्रा में लोगों की सलाहें, लोगों की बातें सुनना और लोगों के साथ दोस्ताना जोड़ना सीखने की कोशिश कर रहा हूं। सीख पाया तो शायद मैं भी थोड़ा बहुत खास आदमी बन जाऊं कभी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।